सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। वर्ल्ड टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम साफ़ी बैठक में खुशामदीद। आज का हमारा प्रोग्राम का टॉपिक रीजनल लोकल अखबारात से वाबस्ता मालकान और वर्कर्स को दरपेश मसाइल और इनका हल। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी मीडिया इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है, और अगर हम बात करें रीजनल लोकल अखबारात की तो वो इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। तो आज हमारी जो मेहमान शख्सियत है, मैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूँ। आज की हमारी पहली मेहमान शख्सियत मोहम्मद फैसल नदीम साहब, मरकजी सदर वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब राजा अजहर हुसैन भट्टी साहब, वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। सर, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ जनाब अजहर हुसैन भट्टी साहब से करूँगा। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि जो आज से तकरीबन 3 माह कबल रीजनल अखबारात का 25% इश्तिहारात का कोटा मुअत्तल किया गया, जो ताहाल बहाल ना हो सका, तो उसके बारे में आप रोशनी डालिएगा कि बताइएगा कि ये क्या वजह थी जिसकी वजह से कोटा मुअत्तल हुआ जो ताहाल बहाल ना हो सका। शुक्रिया। असल में ये उसी दिन से ये इशू शुरू हो गया था जब 18वीं तरमीम को अपनी असली सूरत में बहाल किया गया था, लेकिन ये लोकल और रीजनल अखबारात से मुंसलिक कुछ दोस्तों की नाकबंदेशी समझी कि उन्होंने एट दैट टाइम इस इशू को इतना सीरियस नहीं लिया, और आहिस्ता आहिस्ता अंदर हुकूमत की जानिब से इस पे वर्क होता गया। और वो जो सरकर्दा लोग थे जो कि हर तरह से हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ मुंसलिक भी थे, और अच्छे तरीके से वो इस सारे इशू को जानते भी थे, लेकिन उन्होंने इस इशू को आम अखबारी कारकुन और अखबार से वाबस्ता जो दीगर दूसरे शोबाजात के लोग थे उन तक नहीं पहुंचाया। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इस हुकूमत को 1-1.5-2 साल का अरसा जब गुजरा तो ये इशू शुरू हुआ। उस दौरान भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो कि इस सारे इशू को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन तब भी उन्होंने इसके लिए कोई वर्क नहीं किया। फिर जब ये आम आदमी, आम कारकुन तक और अखबारात से मुंसलिक दूसरे जो कारकुनान हैं और जो कलमी मजदूर हैं उन तक ये इशू जब पहुंचा, तो उस वक्त ये एक तो ये इशू हुकूमती सतह पे बहुत आगे निकल चुका था, और दूसरा ये कि फिर उसके लिए हमें थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सी स्ट्रगल करने की ज़रूरत थी। और मैं इस अमर का जिक्र जो है बड़े अफसोस के साथ करता हूँ कि उस वक्त तक भी जब ये सब पे अय्या हो गया कि ये इशू हुकूमती सतह पे इस डगर पर पहुंच चुका है, और किसी भी वक्त जो चंद लोकल अखबार और अक्सरियत में बल्कि बहुत ज़्यादा उसमें आई डोंट थिंक कि कोई चंद पेपर भी उन्होंने छोड़ने थे। वो तो ये चाहते थे, हुकूमत ये चाहती थी कि 25-30 पेपर जो हैं सिर्फ उनको रिकमेंड किया जाए, और वही जो है हमारे लिए फाल है। तब जब पहुंचा ये इशू ये आम कारकुन तक और इससे मुंसलिक जो लोग थे, तो फिर एक बड़े अजीब किस्म कुर्सी की हालत थी। जो कलम का मजदूर था वो नाउमीदी और मायूसी की तरफ चला गया। लेकिन फिर मलिक आदिल शहजाद, फिर खुदा की बहुत बड़ी एक करम नवाजी है कि फिर भी लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से फिर उन्होंने स्ट्रगल शुरू की। तो इसमें मैं चंद चीज़ें जो है वो उनका खुसूसियत के साथ जिक्र करूँगा कि इस दौरान फिर APRN की और फिर हमारी वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की गाहे हुकूमती जो लोग थे, जिसमें हमारे वज़ीर इत्तलात भी हैं
मामले खसूसी इस सिलसिले जो प्राइम मिनिस्टर के हैं शिबली फराज साहब और मैडम शहीरा शाहिद साहिबा जो कि PID में PIO है, और फिर जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब से भी हमारी इस सिलसिले में मुलाकात हुई। जी हाँ, तो उन्होंने बड़ा यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा ये हम उन अखबारात को ख़त्म करने जा रहे हैं जो कि डमी हैं, उनकी पब्लिश नहीं हो रहे और मार्केट में भी किसी जगह पे नज़र नहीं आते। लेकिन जब मीडिया की तकसीम का मसला होता है तो उनको माजी में बहुत ज़्यादा नवाजा गया है और जो हकदार पेपर थे उनको बड़े बुरे तरीके से निगलेक्ट किया गया है। तो उनकी यकीनदानी के बाद ये जो सिक्योरिटी का अमल था अखबारात की ये जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब जो कि इसके अलावा भी बहुत सारी इंतहाई जिम्मेदार जो पोस्टें हम पे काम कर रहे हैं, जिसमें खसूसियत के साथ मैं जिक्र करूँगा कि वो चेयरमैन है CPAC के भी। तो इतनी मसरूफियत के बावजूद हम बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और जब PID में हमारी सरसरी उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़े यकीन के साथ हमें यकीन दिलाया इस चीज़ का, और बड़े वसूख के साथ ये बात की कि ये चंद दिनों की बात है, हमने वो सिक्योरिटी तकरीबन मुकम्मल कर ली है, तो जो डबी पेपर हैं वो निकल जाएंगे, तो जो राइट है किसी अखबार का वो उस तक पहुंचता रहेगा। तो बाकी दूसरा आपने पूछा कि कब तक बहाली मुमकिन है इसकी, तो आई एम वेरी होपफुल कि ये अब चंद दिनों की बात है इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा कि ये बहाल हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। जी शुक्रिया। अच्छा फैजल साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आप इस सवाल पे रोशनी डालिएगा, फिर मैं अपने एक अगले सवाल की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आतिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रीजनल अखबारात के बारे में आवाज़ उठाई है और हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया है। देखें, इस वक्त आखिरकार क्या वजह पेश आई कि जो आपकी मीडिया हुकूमत दोस्त है वो आपके दोस्तों की तरह आपके साथ चल रहे हैं, और वो मानते भी हैं कि हुकूमत बनाने में सारा किरदार मीडिया का है। रीजनल अखबारात वो अखबारात हैं जिन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया है और अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करके उनकी बात हर घर तक पहुँचाई है। जहाँ पर बड़े मीडिया ग्रुप्स की आप बात करें, वो अखबारात बड़े जो है नेशनल सतह पर वो किसी गली चौराहे में नहीं जाते, वहाँ पर मुकामी अखबार ही अपनी वैल्यू रखता है। ठीक है। उसके बाद बात आ गई इश्तिहारात की, जो कि काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। जब भी इश्तिहारात चलते थे तो सरकारी इश्तिहारात उन अखबारात को दिए जाते थे जो सिर्फ इश्तिहार वाले दिन छपते थे, अदरवाइज वो छपते ही नहीं थे, जिस वजह से सिक्योरिटी का अमल एक लायबल किया गया। इन्होंने हुकूमत ने सारा तरीकाकार बनाया कि हम लोग ये पेपर्स चेक करेंगे, चेक एंड बैलेंस होना भी चाहिए, उससे आपको फ़ायदा है, हमें फ़ायदा है, हर उस अखबार के मालिकान को फ़ायदा है जिनका अखबार रोज़ाना मार्केट में आ रहा है। अगर आपका अखबार मार्केट में आने के बाद आपको इश्तिहार मिल रहा है 100 सेंटीमीटर, जिसका अखबार भी नहीं आ रहा, जिसका नुमाइंदा भी नहीं आ रहा, उसको इश्तिहार मिल रहा है 1000 सेंटीमीटर, तो मुझे बताएं जो रोजाना छाप रहे हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। ये सारे का सारा जो मीडिया बहरान आया है, ये वक्ती तौर आप लोगों को लग रहा है कि मीडिया बहरान है, इसमें आपका भी हक है। जितने अखबारात के मालिकान जो छप रहे हैं उसका हक बनता है कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ ताउन करें। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि रीजनल अखबारात से वाबस्ता जो वर्कर्स हैं उनके इस दफ़ा अगर देखा जाए तो उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मैं उस करना चाह रहा था कि उसमें आप क्या उस हवाले में हमारी तंजीम है वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमने इससे पहले भी मैडम से बात की थी, मैडम शहीदा PIO साहिबा से, वज़ीर इत्तलात से भी बात की है कि जितने यहाँ पर लाजमी नहीं कि हमारी ही तंजीम के मेंबरान हो, और हमने बाकी तंजीमों की तरह अपनी तंजीम की कोई लिस्ट नहीं दी। उसमें APRNS और वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मुश्तरका मीटिंग की गई थी, उसमें हमारे वफद ने मुलाकात की थी मैडम से, और मैडम को बताया गया था कि ये वो लोग हैं जो यहाँ डेली आ रहे हैं। अगर हमारे अलावा जो हमारे साथ नहीं है वो दूसरी तंजीम के हैं, तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमें रिलीफ पैकेज दिया जाए। जितना नुकसान हुआ है इन 3 माह में, ऐसे कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए कि जिसमें सब दोस्तों को अकोमोडेट किया जाए और सब लोगों को कम अज कम इतनी पेमेंट दी जाए ताकि वो अपने घर का निज़ाम चला सके। लेकिन उसके बाद आपकी बात है कि कब तक बहाल होगा।
देखिए सिक्योरिटी का अमल पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ये सारे मामला हल हो जाएंगे और आपके जितने डमीज अखबार हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सारे शहरों से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं पीआईडी में। पिछले दिनों जो बात हुई थी मैडम से तो लाहौर की रिपोर्ट रह रही थी, वो भी उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। अगर वो रिपोर्ट आती है तो जितने डमीज अखबार हैं वो बंद हो जाएंगे और रेगुलर्स को ये इश्तिहारात देंगे जिसमें आप सबका फायदा है। अच्छा फैसला, मैं आपसे अगले सवाल की जाने बढ़ता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो ईद से पहले भी ऐलानात करती रही है कि मीडिया के जो बकाया वाजबात हैं उनकी अदायगियाँ ईद से पहले कर दी जाएंगी, जो अभी तक नहीं हो सकी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ईद के पहले उन्होंने जो बात की थी वाजबात की, उस वाजबात में से कई चेक्स उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की एक गलती है। गलती ये है कि वाजबात से पहले इन्होंने हर नुमाइंदे से हर अखबार की स्टेटमेंट दी थी। अगर आपने स्टेटमेंट दी है, चाहे वो एपीएनएस है चाहे वो नॉन एपीएनएस पेपर है, उसकी पेमेंट हर नुमाइंदे को चेक मिलना चाहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कुछ चेक्स ऐसे हैं जो नॉन एपीएनएस को मिल चुके हैं, एपीएनएस वाले रह चुके हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो एपीएनएस को मिल गए, नॉन एपीएनएस वाले रह गए। इक्वल हिसाब नहीं हो रहा किसी का भी, बराबर से हिसाब करेंगे लोग ताकि हर अखबार को वाजबात मिले। कुछ पेमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं, कुछ रहती हैं। अब उसमें आप गवर्नमेंट की नाअहली कह दें या उनके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। जब भी हम लोग जाते हैं तो वो लोग, अब पीआईडी ने एक और इशू उठा दिया है कि कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो उन्हें चेक देंगे, कुछ क्लाइंट के जो चेक्स थे वो एजेंसियों ने डायरेक्ट क्लाइंट से ले लिए। अगर एजेंसियों ने डायरेक्ट क्लाइंट से लेकर खुद खा लिए या अखबारों को नहीं दे रहे, तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है क्या पीआईडी इख्तियार नहीं रखती कि अखबारात को पेमेंट क्लियर कराई जाए? अगर इख्तियार रखती है तो पेमेंट क्लियर क्यों नहीं कराई जा रही? सबसे पहली बात। और इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग लाए अमल भी तैयार कर रहे हैं अपनी तंजीम के हवाले से, ताकि उसके बारे में मुलाकात करें और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी गवर्नमेंट से कि आगे जितने भी पीआईडी की पेमेंट्स चेक्स वगैरह क्लियर होने आने वाले वक्त में उसमें एपीएनएस और नॉन एपीएनएस को बराबर रखा जाए और सबकी पेमेंट ये मुश्तरक करके दी जाए। जी राजा भट्टी साहब, आप भी इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया था कि ईद से पहले मीडिया के तमाम बकायाजात की अदायगियाँ कर दी जाएंगी, जो अभी तक नहीं हो सकी। उस पर आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। ये मलकात साहब बहुत बड़ा अलमिया है कि जिस तरीके से अखबारी सनत ने और मजदूर तबके ने इस लॉकडाउन को फेस किया, और ये एक अच्छा खासा लंबा पीरियड था, और इसमें मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि किसी किस्म की भी कोई हुकूमती मावनत नहीं की गई साफ़ी की। और अपोजिशन ये है कि अब तो साफ़ी का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। चाहिए तो ये था कि उस ड्यूरेशन में जब लॉकडाउन किया था तो साफ़ी को किसी न किसी हद तक थोड़ा हुकूमत की जानिब से कोई माली मावनत मिलती। तो मैं अब कैसे इस सारे फिनोमेने को लफ्ज़ों में बयान करूं, क्योंकि हम खुद इस फील्ड के लोग हैं कि नहायत ही कठिन तरीके से वो वक्त हमने फेस किया और गुजरा वो वक्त। लेकिन इसी ड्यूरेशन में हमारी डेलीगेशन की सूरत में APRN के जनाब जिम जट साहब और हमारा वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो एग्जीक्यूटिव पैनल था, वो सारा हम डेलीगेशन की सूरत में मैडम शाहिदा शहीर साहब से मुलाकात हुई हमारी, जो कि PIO है शाहिरा शाहिद साहब। तो उसमें हमने एक तो जो जोर देकर मुतालबा किया उनसे कि एक तो माली मावनत की जाए साफियों की, क्योंकि इस लॉकडाउन ने, इस डिजीज ने, इस वबा ने कमर तोड़ दी है साफियों की और मजदूर कश जो तबका है उसकी। और दूसरा हमने उनसे ये एक रिक्वेस्ट की कि जो क्लाइंट की तरफ से मीडिया आ रहा है, कम से कम अखबारात में कोई थोड़ा बहुत अगर आप गाए पेपर्स को एडजस्ट करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन किसी हद तक ये हम साफी यही समझेंगे कि हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ माली सूरत में कुछ ना कुछ आज़ादा हो रहा है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमारे मिलने के बाद ये सिलसिला बड़े मशहूर हैं PIO साहबा के कि अब पेपर्स को अकोमोडेट करना उन्होंने शुरू कर दिया है।
तो हम तो करते हैं मलिक आदिल शहजाद के अल्लाह वो दिन लाएगा और बहुत जल्द बेहतरी की नई तक पहुँचे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड टेलीविजन न्यूज़। पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, जी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, जी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा। पेप्सी, खाना बने एक्साइटिंग। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट्स बहुत से दूसरे इन्फेक्शंस के फैलाव का सबब बन सकते हैं, लिहाजा कैश गिनते वक्त अपने मुंह और जुबान को हरगिज टच ना करें। मजीद एहतियात के लिए कैश काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल और भी ज्यादा बेहतर और सेफ है, जो कैश काउंटिंग के दौरान फेक करेंसी नोट्स भी अलग कर देती है। NW728 कैश काउंटिंग मशीन जो फेक नोट्स अलग करने के साथ सिंपल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, जैसे एडिंग, बैचिंग, करेंसी नोट्स पर लगी डस्ट और मुमकिना इन्फेक्शन से बचाव के लिए न्यू वेव की क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फंक्शनैलिटी और आपके बजट के मुताबिक वसी रेंज। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.newwave.com.pk और कॉल एट UN 042 111 888 021 341 33126। साफ्ती बैठक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा भट्टी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि जो रीजनल अखबारात का 25% कोटा है, इसकी जो साफ्ती तंजीमें हैं उनकी काविशें और कोशिशें, मुझे आप ये बताइएगा और हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि वो अब तक किस नेज पे हैं। सर, इसमें मलिक साहब हर साफ्ती तंजीम ने अपनी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक स्ट्रगल शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह कि कोशिश जब इज्तिमाई तौर पे जब इंसान किसी बात का डिसीजन कर लेते हैं ना कि उन्होंने इज्तिमाई कोशिश से मुराद ये है कि हर तंजीम जो है वो अपने जो उनकी तंजीम है उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए और अपनी क्रेडिबिलिटी को गुरुए कार लाते हुए वो अपनी अपनी जगह पर कोशिश और काविशें जारी हैं। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, बहुत पुरुमीद हूँ। इसमें हमारी अखबारी तंजीमों जो बड़ी तंजीमें हैं PFUJ और इसके अलावा नेशनल प्रेस क्लब और दूसरे जो कायदीन हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। हर सतह की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस केस को फाइट किया है हमारे सफ़ों में रहते हुए और हमें लीड करते हुए। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा बहुत जल्द ये जो साफ़ी तंजीमों की काफ़ी कोशिशें थी ये रख लाएंगी। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त इस वक्त 25% कोटा की बहाली और बकाया जात की अदायगियों में इस वक्त कितनी संजीदा है? देखिए, हुकूमत इस वक्त जैसे काम कर रही है, नज़र तो यही आता है कि हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है, लेकिन अफसोस का इजहार इस बात पे है कि वो हर दफ़ा एक हफ्ते का वक्त ले रहे थे हमसे। एक हफ्ता करने के बाद वो 3 से 3.5 माह तकरीबन गुजर चुके हैं। लेकिन अब आकर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि सिक्योरिटी का अमल जारी था। सिक्योरिटी तकरीबन मुकम्मल है। अगर जैसे ये मुकम्मल होती है तो वो 25% वाला जो इशू है वो भी क्लियर होगा। लेकिन तब तक ये है कि जैसे हम भट्टी साहब ने बताया आपको
कि जो क्लाइंट मीडिया था उसमें अकोमोडेट काफ़ी पेपर्स होने लग चुके हैं। तो वो पेपर्स जब क्लियर हो रहे हैं उसमें ये है कि वो ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन चंद एक अखबार जो है वो क्लियर उसमें कर रहे हैं। जो छाप रहे हैं, जो नहीं छाप रहे उनके लिए उनकी भी माजरत है। और हम खास तौर पे वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हर डमी अखबार के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा उसको मिलना चाहिए जो सरवाइव करता है, जो छाप रहा है। जिसने इस वक्त जिस बंदे ने 3 माह गुजर चुके हैं, जो अखबार डेली छाप रहा है, उस अखबार का राइट बनता है कि उसको इश्तिहारात जारी किए जाए। और उम्मीद है चंद दिनों में ये बकाया जात और एडिशनों के मामला क्लियर हो जाएंगे। शुक्रिया। अच्छा भट्टी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप एज ए वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं आप, तो आप मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त कितने पुरुमीद हैं कि आप हुकूमत वक्त को 25% कोटा की बहाली और बकाया वाजबात की अदायगी में कायल किस हद तक कायल करने में कामयाब हो जाएंगे? मलिक साहब, मुझे ये बात कहने में किसी किस्म का कोई आर नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी तज़किरा किया कि मैडम शाहिरा शाहिद साहिबा जो कि PIO हैं हमारे PID में, और फिर मावन ख़ुसूसी इत्तलात जनाब शिबली फराज साहब, और खसूसियत के साथ मैं तज़किरा करूँगा जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब का, कि उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पे, हमारे इन मुतालबात पे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। और ना सिर्फ रिस्पॉन्स दिया है बल्कि उन्होंने बड़ा इस पे सीरियस स्टेंस लिया है। और फिर मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इस अपना सारे फिनोमेने के बाद कि इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा ये जल्द अज जल्द जो कोटा है अपना रीजनल अखबार का, ये बहाल हो जाएगा। इसके लिए मैं टाइम फ्रेम की बात में ये कहूँगा कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, जैसा कि मैंने इस सवाल के आगाज़ में कहा, कि लगता ये है कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिस्टम बहाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसे कौन से अवामिल थे जिनके कहने पर 25% कोटा इश्तिहारात का जो था रीजनल अखबारात का वो मुअत्तल किया गया, जो बहाल ना हो सका, इसके बारे में रोशनी करिए। देखिए, कई दफ़ा बात हो चुकी है इस बारे में, पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर बात की। हालांकि हमने मिनिस्टर जो हैं शिबली फराज साहब, उनसे भी हमने बात की कि जब भी आपसे कोटे की बात की जाती है, आप एक बात हमें बोल देते हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, वर्बली बोला गया। तो हमने उनसे कई दफ़ा पूछा कि जी आपने ये तो कह देते हैं कि वर्बली बोला गया, लेकिन वो कौन सी ताकत है जो वजारत इत्तलात पर भारी है, जो इमरान खान पर भारी है कि मीडिया को दबोच लिया गया? आखिरकार ऐसी कौन सी ताकत है, या कोई ये साजिश के तहत किया गया है, मामलात के हैं? तो जब आखिर में इन्होंने सिक्योरिटी का अमल किया है तो उस पर यह नज़र आया है कि ये इनकी एक पूरी की पूरी एक सियासत थी कि जिसके अंदर इन्होंने ये डमी अखबारात को ख़त्म करना था। लेकिन अभी तक ताहाल उसका नाम नहीं बताया गया कि कौन बंदा है। लेकिन जो भी ताकत है उस बंदे को सल्यूट करना बनता है कि उस बंदे ने इतनी यानी कि हुकूमत को डराया हुआ है कि हुकूमत उनके खिलाफ फैसला नहीं ले पा रही। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसे कानून भी बने हुए हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो अमल दरामद नहीं किया जाता। इसका तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, सिर्फ जुबान से बोल दिया है। अगर जुबान से बोल दे तो जुबान से वापस अल्फाज ले लें, आप अल्फाज वापस लेके आप सबको रिलीफ दे दें। वो भी हुकूमत नहीं कर दी, गैर संजीदगी का मुजाहरा कर दिया यहाँ पर। लेकिन ताहाल अभी तक नाम नहीं मालूम हुआ। हमारी कोशिश है इसमें कि हमें वो नाम लाजमी पता है। आप उम्मीद है कि ये मामला जो है वो अब हल हो जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी अगर देखें होती है, सिक्योरिटी के बाद आपके डमीज अखबार जो है वो लिस्ट से उतर जाएंगे, मीडिया लिस्ट से। अगर वो अखबार उतर जाते हैं तो जितने पीछे जेन्युइन अखबार जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जो छप रहे हैं इन हालात में भी कि बिजनेस नहीं, प्राइवेट बिजनेस था, कोरोना की वजह से वो खत्म हो चुके हैं, तो इस वक्त भी वो सर्वाइव कर दे तो जाहिर बात है उनका राइट बनता है। और हमें उम्मीद है कि वो इश्तिहारात उन्हें मिलेंगे।
लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ खसूसियत के साथ मेंशन करूँगा हुकूमत वक्त से कि वो जल्द अज जल्द कोई फैसला करे। अखबारी सनत बहुत बेचैनी के साथ आपके इस फैसले के लिए बेताब है। अच्छा, लास्ट में सर मैं एक चीज़ कहूँगा कि कराची में एक अखबार के ब्यूरो चीफ जनाब सजाद खोसा साहब को करप्ट माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर SHO सरजानी टाउन शराफत खान की तरफ से संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा क्लिप दोबारा नाज़रीन को दिखाइएगा कि जिस में सजाद खोसा साहब ने करप्ट माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बहुत औरत को नजर की क्योंकि दोपहर को पुलिस वाले आई थी HSO, वो आके हमें धमकियाँ दे के गई है शराफत कि भाई आपका घर खाली करो 2 घंटे में वरना आपका घर तोड़ देंगे। ना कोई कोर्ट का नोटिस, वो ज़बरदस्ती भाई हमारा घर कब्जा कर रहे इस तरीके से आके। भाई कोई इसका कोई इंसाफ है? कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। जब आता है डंडा लेके आते और इस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम लोग नहीं सुनोगे औरतों को भी भर के लेके चले जाएंगे थाने में और बच्चों को भी भर के ले जाएंगे। किस वजह से? हमने तो खरीदा है ना, हमने तो चोरी नहीं की, हमने अपने पैसे लगाए इस जमीन पे। हमारा क्या कसूर है? हमारी जो जमा पूंजी थी सब कुछ इसी में लगा दिया। हमें किस बात की सजा मिल रही है और हमें आगे से क्यों कोई मदद के लिए नहीं आ रहे? कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं, हम लावारिस है या हम नहीं है इंसान इस दुनिया के? देखने वाला है ना, हमें कोई सुनता है। हम भूखे प्यासे बच्चों को लेके पड़े रहते कि चलो घर का तो एक आसरा है, हमारे घर पे कोई हमें धक्का मार के नहीं निकालेगा। अब यहाँ से भी धक्के मार के निकालेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? किसके दर पे जाएंगे? खुदारा आप लोगों से बहुत बहुत इल्तिमास के साथ बोलते कि इसका कोई नोटिस ले, हमारी मदद के लिए खुदारा कोई आए और हमारी मदद करे। हमारे घर इतने पे मेरे अब्बू भी नहीं थे घर पे, मेरे शोहर को गाड़ी में बिठा दिया। मेरी छोटी बच्ची, हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारा घर से निकाल देंगे तो हमारा कोई आस्था ही नहीं है कहीं जाने का। हम कहाँ बोलते हैं कि 10 बजे आएंगे, बिल्डोजर ला के घर में बिल्डोजर चला देंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो इसी के ऊपर चढ़ा देंगे, कि मार मार के निकालेंगे। ऐसी ऐसी बातें गाड़ी में भर के ले जाएंगे। अब तो धमकियाँ भी दे रहा था दोपहर में, जैसे नहीं अब 2 घंटे में खाली नहीं करोगे तो गाड़ी में बिठा के बंद करवा देंगे, बिल्डोजर ला के गाड़ी में वो तोड़ फोड़ करेंगे। और आसपास वालों को धमकियाँ देते कि जो इनके करीब आएगा उनको भी मारेंगे, उनको भी अंदर करेंगे। तो ऐसे ऐसे केस में अंदर करेंगे ना कि तुम लोग याद करोगे। फिर तो कोई ये इंसाफ है? लोग कहाँ जाए? हमारे को ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, हम तोड़ फोड़ करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे को छोड़ लेके कोई इंसाफ करने वाले नहीं, इंसाफ करने वाला कोई आगे नहीं बढ़ रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने बोला है कि गरीबों का घर नहीं तोड़ो, तो किस बिना पे हमारा घर तोड़ा जा रहा है? हम तो इमरान खान साहब से भी बोलना चाहते हैं कि क्यों हमारा घर तोड़ा जा रहा है? हमें क्या गुनाह हम लोगों ने कर दिया? हमें घर बेघर करने का हमारा क्या, इनको क्या मिलेगा? हमने तो इतने साल 9 साल 10 साल हो गया, अभी जाके इन लोग को पता चला है कि ये इनकी जमीन है। इतने दिन कहाँ थे ये? हमने जब खरीदा था तब से ये लोग कहाँ थे? अभी आके ये लोग कहते हैं हमारी जमीन का घर खाली करने को कहा है, बोले केडिया वालों को बुला के घर तोड़वा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर नहीं निकले तो उधर ही दबा के मार देंगे, ऐसे धमकी देके गए। डंडा घुमा के तो ऐसे बोल के गए कि डंडा घुमा के बच्चों लोग को भी मार वो कर रहा था कि मेरे डंडा घुमा के मार के गाड़ी में डालेंगे। अब इस तरीके से करेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। कोई भी आगे आएगा तो उनको अंदर डाल देंगे, जेल में डालेंगे, कर देंगे वो कर देंगे, थाने में बंद कर देंगे। पहले भी वहाँ जब तोड़फोड़ की उनको बुलाया तो बोले कि हमारा का। फैसल साहब, मैं इसी मामले को लेकर आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप एक तंजीम के मर्जी सदर भी हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सजाद खोसा साहब को जो संगीन SHO सरजानी टाउन कराची की तरफ से जो संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, ये जो वाकया पेश आया तो हमने तहरीरी तौर पे भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और जितने आला हुकाम में वज़ारत सिंध से मुराद अली शाह साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं, उनसे हमने मुतालबा भी किया हुआ है कि ये वाकया, चूँकि हमने खबर जो आपने अभी क्लिप हमें दिखाया है, ये क्लिप हमने पहले भी देखा, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं वाज़िया नज़र आ रहा है कि पहले जगह बेची जाती है करप्ट माफिया की तरफ से। करप्ट माफिया की तरफ से बेचने के बाद SHO साहिबा आती हैं, वो आने के बाद उसको क्लियर कर देती हैं, जगह खाली करो जी, जगह तोड़नी है, और हाथ में बेलचा उन्होंने उठाया होता है, और खुद जैसे सुपर हीरो ही कहा है तो वैसे वो तोड़कर चली जाती है और लोगों को बेरोजगार करते हैं लोग। रोज एक क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद सजाद खोसा ने जब उसकी कवरेज की, उसको दिखाया गया आगे, तो जो करप्ट माफिया है, करप्ट माफिया ने सरजानी टाउन के SHO के साथ मिलकर
ये प्लान बनाया सारा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहाल अभी तक कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं किया गया, लेकिन मुख्तलिफ नंबरों से SHO ने कॉल की है सजाद खोसा को, जिसकी हम मजम्मत करते हैं कि उन्होंने धमकियां दी हैं हक सच दिखाने पर। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमने मुतालबा भी किया होगा आला हुकाम से, ये मसाइल जो है वो जल्द अज जल्द हल कर लिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा भी आपसे भी यही सवाल है कि आप सजाद खोसा साहब के मामले पे आप चूँकि वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मलिक आदिल शहजाद सख्ती के साथ इस वाक़े को, चूँकि मेरी नज़र से भी ये गुजरा सारा, कंडेम करते हैं और महकमा पुलिस से एक बीइंग अ जर्नलिस्ट एक खास रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप देखें कि बहुत सारे इस मुआशरे में जराइम ऐसे होते हैं जो आपकी नज़र से ओझल होते हैं। मीडिया गांव गांव पे आपका साथ देता है, वो पॉइंट आउट करता है, और जब पॉइंट आउट हो जाती है कोई जुर्म है या कोई ऐसा अपना वाक़या है, तो महकमा पुलिस फिर मीडिया की तरफ से जब उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है तो उस पर अपना स्टांस लेती है। मैं खुसूसियत के साथ महकमा पुलिस से एक दरख्वास्त करूँगा, आपका काम भी इन्वेस्टिगेशन करना है और साफ़ी का काम भी एक इन्वेस्टिगेशन करना है। साफ़ी आपके बाजू होते हैं, आपके मावन होते हैं इस सारे फिल्म में। काइंडली इन चीज़ों को आप सीरियस लें और जहाँ तक मुमकिन हो सके साफ़ियों के साथ कोऑपरेट करें। साफ़ी हर कदम पे कोशिश करते हैं कि वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। तो मैं सख्ती के साथ इस सारे वाक़े को कंडेम करता हूँ और पुलिस इंतज़ामिया जो कि सिंध की है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि काइंडली इस सारे मामले को संजीदगी के साथ लें और देखें। शुक्रिया राजा हुसैन भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन साफ्ती बैठक मुलाहिज़ा फरमाई, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।